सीटाडेल वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग जासूस को देखते हैं जिसका नाम नादिया होता है, जो इस समय अपने एक मिशन के लिए फास्ट ट्रेन के अंदर है। और इस समय इस मिशन के लिए नादिया को उनका लीडर जिसका नाम बर्नार्ड है, वो इस मिशन को पूरा करने के लिए लीड कर रहा है। और वो दोनों वायरलेस की मदद से एक साथ टच में है। असलियत में नादिया और बर्नार्ड एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम सीटाडेल है उसके लिए काम करते हैं। और इस समय नादिया इस ट्रेन में मौजूद एक आदमी जिसके हाथ में एक बैग है, और बर्नार्ड सूत्रों के हिसाब से उसे ये बात पता चली है कि उसके हाथ में जो बैग है उसके अंदर काफी सारा यूरेनियम है, और आज वो इस यूरेनियम को कुछ गलत लोगों के साथ डील करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो ये काफी खतरनाक होगा। जिस समय नादिया सही टाइम का वेट कर रही होती है, उसी टाइम उसके पास एक और आदमी आता है जिसका नाम मिशन केन होता है। और असलियत में केन भी इन्हीं की सीटाडेल एजेंसी का एक एजेंट है। और नादिया को ये बात नहीं पता थी कि उसके साथ इस मिशन में केन भी होगा। और इन दोनों की बातों से साफ पता चलता है कि इन दोनों का पहले आपस में कोई रिलेशन रहा है, और ये दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से जताने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है। मगर दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास यूरेनियम होता है उसके साथ मौजूद है एक गार्ड, इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। तो अब नादिया और केन उस गार्ड को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसमें नादिया उठकर सीधा ही वॉशरूम की ओर निकल लेती है। और अब ये देखते हुए गार्ड भी नादिया का पीछा करना शुरू कर देता है। मगर जिस समय वो गार्ड वॉशरूम तक पहुंचता है, पीछे से केन भी उसी वॉशरूम के अंदर आ जाता है। और अब केन उस गार्ड ठिकाने लगाने के लिए उससे फाइट करना शुरू कर देता है। और ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त होती है जिसमें वो दोनों ही पहले एक दूसरे पर काफी भारी पड़ते हैं। और दूसरी तरफ अब नादिया दोबारा से वॉशरूम से बाहर आकर सीधा ही उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है जिसके पास वो यूरेनियम का बैग है। वो उससे कुछ बातें करने के बाद सीधा ही अपनी गन टेबल के नीचे से उस आदमी के ऊपर पॉइंट कर देती है। और अब वो आदमी भी ये बात समझ जाता है कि ये एक जासूस है। मगर वो ये बात पता लगाने की भी कोशिश करता है कि वो कहाँ से है, मतलब वो क्या CIA से है या MI6 है। अब इन दोनों एजेंसीज का नाम सुनते नादिया उस आदमी को बताती है कि वो इन दोनों एजेंसी का नाम लेकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। और अब ये बात सुनते ही वो आदमी भी समझ जाता है कि नादिया सीटाडेल से है। और ये बात उस आदमी के लिए भी काफी चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उसे भी आज तक लग रहा था कि सीटाडेल जैसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और ये केवल एक ऐसी भी दुनिया में एजेंसी है। दूसरी तरफ केन वॉशरूम के अंदर उस गार्ड को जान से मार देता है। और बाहर अब गेम पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि अब वो आदमी नादिया को सीधा ही उसका असली नाम लेकर बुलाता है और उस बैग को खोल कर दिखाता है, और उसके अंदर यूरेनियम होता ही नहीं है। और वो आदमी अब क्लियर करता है कि उन लोगों ने ये चीज उन लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए ही की। साथ में वो आदमी नादिया को एक वीडियो भी दिखाता है जिसके अंदर नादिया के जैसे ही काफी सारे सीटाडेल के जासूसों को उनके लोग जान से मार रहे होते हैं। और अब इस सब से नादिया भी काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ये आदमी उन लोगों के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता है। और इसी टाइम ट्रेन के अंदर बैठे काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और ये सब और कोई नहीं इसी आदमी के साथ ही होते हैं। मतलब इन दोनों को यहाँ पर बुलाने के लिए ये पूरा प्लान रचा गया था। और इन लोगों का इस समय यही प्लान है कि वो किसी तरह से सीटाडेल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। पर उसी टाइम वहाँ पर केन आ जाता है, और वो आते ही उन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। और मौका देखकर नादिया भी उन सब पर अटैक कर देती है, और वो अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल से सभी लोगों को मार देते हैं। मगर इस सब के साथ नादिया के पैर पर एक गोली भी लग जाती है, और उसका हाल खराब हो जाता है। उन लोगों का कांटेक्ट बर्नार्ड से भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास वो बैग होता है, वो अपने सभी लोगों को मरा हुआ देखकर सीधा ही अपने कोट की जेब से एक बॉम्ब निकालता है, और वो ये बोलता हुआ कि वो लोग सीटाडेल का नामो निशान मिटा देंगे। इसी के तुरंत बाद बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से वो पूरी ट्रेन पलटकर पानी के अंदर गिर जाती है। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, और अब हम केन को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। होश के अंदर आता है तो उसके सामने उसका डॉक्टर बैठा होता है, जो उसको होश में आते ही उसका नाम पूछता है। मगर केन इस बात का जवाब नहीं दे पाता है। मतलब अब केन की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है, और उसे अपनी मेमोरी बिल्कुल भी याद नहीं है। मगर डॉक्टर को केन के साथ एक ID मिली जिसमें उसका नाम और पता लिखा। और जब उन लोगों ने उसके बारे में पता लगाने के लिए वो ID अमेरिकन कॉन्सुलेट के पास भेजी, उसके बारे में या उसके रिलेटिव्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मानो जैसे इस नाम का कोई भी आदमी मौजूद ही नहीं है। और दोबारा से अब सीन शिफ्ट हो जाता है, और कहानी 8 साल आगे पहुंच जाती है, जहां अब केन अपनी एक नई पहचान और एक नए नाम के साथ अपनी एक न्यू फैमिली के साथ रह रहा है, जिसमें उसकी एक वाइफ और एक बेटी है। और अभी भी केन का यही हाल है कि उसको अपने उस हॉस्पिटल के पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। और इन्हीं सब कंफ्यूजन को लेकर कि वो कौन है, वो आज तक
कोई भी ढूंढने क्यों नहीं आया। इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा डाउट में रहता है और इन्हीं सब के कारण वो एक मनोवैज्ञानिक से भी जाकर मिलता रहता है, जहाँ वो काफी सारी बातें उससे कर अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करता है, मगर उसे इस बात से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर एक बात जो केन के साथ लगातार हो रही है वो ये है कि उसके सपने में बार बार एक लड़की आती है, एक लड़की फ्लैश होती है और ये लड़की कोई और नहीं नादिया है, मगर केन अभी भी कुछ नहीं जानता है कि वो लड़की कौन है। दूसरी तरफ हम लोग यूएसए के वर्जीनिया शहर के अंदर एक मेडिकोर नाम खुफिया एजेंसी एम्बेसडर को देखते हैं, जिसका नाम डालिया आर्चर होता है। और अब मैं आपको बताऊं, ये मेडिकोर वही एजेंसी है जिसने 8 साल पहले केन और नादिया के ऊपर अटैक किया था और इसी एजेंसी के वो लोग थे जिन लोगों ने नादिया और केन के ऊपर उस मेट्रो के अंदर अटैक किया था। और इस समय डालिया आर्चर से आकर सीआईए के सेक्रेटरी मिलते हैं और यहाँ सीधा ही डालिया आर्चर सीआईए के सेक्रेटरी को ये बात बोलती है, जब आज से 8 साल पहले उन लोगों ने सीटाडेल को पूरी तरह से खत्म किया था, सीटाडेल ने खत्म होने से पहले अपने सभी राज और अपनी सभी टेक्नोलॉजीज को एक मजबूत एक्सकेस के अंदर रखकर उसे कहीं पर छुपा दिया था। पर अभी अभी उसे पता चला कि सीआईए के लोगों ने एक्स केस को ढूंढ लिया है और उसे लगता है कि उस केस के अंदर सीटाडेल की सारी जुटाई गई जानकारियां हैं, जिसमें सीटाडेल के सभी जासूसों की जानकारी और उन लोगों की ब्लैक साइट्स की लोकेशन, यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड भी हैं। अभी अभी सीआईए को एक लोकेशन के बारे में पता चला जहाँ पर वो एक्स केस है, तो वो चाहती है कि सीआईए चुपचाप वो केस उन लोगों को सौंप। मगर जब सीआईए के सेक्रेटरी इस चीज के लिए मना करने की कोशिश करते हैं मेडिकोर की, तो अब इस पॉइंट पर हम लोगों को मेडिकोर की पावर पता चलती है। डेली आर्चर सीआईए के सेक्रेटरी को उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देकर ये बात मनवाती है और जो इंसान सीआईए के सेक्रेटरी डरा सकता है उसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के बाद डालिया आर्चर अपने 2 आदमियों को कॉल करती है जो इस समय भी अपने एक मिशन में होते हैं, जहाँ पर वो काफी सारे लोगों को जान से मार रहे होते हैं और ये दोनों भाई जुड़वा होते हैं। इन दोनों को ये काम देते हैं कि उन दोनों को जल्दी से जाकर सीआईए उस सीक्रेट लोकेशन से वो केस लाना है जो सीटाडेल का है। और कुछ ही टाइम बाद ये दोनों भाई उस सीआईए के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सीटाडेल का केस मिल जाता है। दूसरी और दोबारा से हम सीटाडेल के लीडर बर्नार्ड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और उसे अभी अभी पता चला है कि सीआईए का मेडिकोर के एम्बेसडर डालिया आर्चर से मिला है। और इसी के बाद बर्नार्ड सीआईए के काफी सारे एजेंट्स को उठाकर अपना बंदी बना रखा है और वो उन लोगों से ये बात उगलवाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के मिलने का क्या कारण है, जिसमें वो कई सारे एजेंट्स को मार भी देता है। और फाइनली उन्हीं में से एक एजेंट डरकर बर्नार्ड को ये बात बताता है कि उन लोगों को सीटाडेल का वो एक्स केज मिला है जिसमें उनकी सभी जानकारी है और डालिया आर्चर उस एक्स केज को चाहती है, सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड को लेना चाहती है। बर्नार्ड को उसी के एक सॉफ्टवेयर से केन की लोकेशन का पता चलता है। इसी के बाद बर्नार्ड सीधा ही केन ट्रेस करता हुआ सीधा ही उसके घर पहुंच जाता है और अब वो सीधा ही केन पर अटैक करता हुआ उसकी पूरी फैमिली को बंदी बनाकर जबरदस्ती गन पॉइंट पर अपनी कार में बैठाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। और अब जब केन और उसकी वाइफ हाउस में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने बर्नार्ड और 2 फीमेल खड़ी हैं। असलियत में ये फीमेल बर्नार्ड एक्स वाइफ है। दूसरी तरफ डालिया आर्चर के वो दोनों लोग सीआईए की उस ब्लैक साइट पर पहुंचकर सीटाडेल वो केज लेकर वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ आज डालिया आर्चर जो अपने देश के एम्बेसडर है वो आज एक इंटरव्यू देती है जिसमें उससे रिपोर्टर सवाल करती है कि वो इस बारे में क्या सोचती है कि ग्रेट ब्रिटेन अपने सभी साथी देशों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए वो लोग काफी सारे छोटे देशों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और इस बात का जवाब देते हुए डालिया आर्चर इनडायरेक्टली ये बात क्लियर कर देती है उन सभी देशों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी जो ब्रिटेन के खिलाफ है। मतलब डालिया आर्चर उन लोगों में से जो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी इंटरव्यू के बाद डालिया आर्चर को ये भी पता चलता है कि उनके लोगों ने वो सीटाडेल का केज हासिल कर लिया है, मगर उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग लॉक लगा हुआ है और उन लॉक्स को खोलने के लिए उस केज को लेकर उन लोगों को न्यूयॉर्क जाना पड़ा, जहाँ पर वो लोग उस केज में लगे सभी लॉक्स को ओपन कर सके। यहाँ बर्नार्ड केन और उसकी वाइफ को बताता है कि उसने उन लोगों को यहाँ किडनैप उन लोगों को बचाने के लिए ही किया है, क्योंकि अब उन लोगों के पीछे एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम मेडिकोर है उसके लोग पड़ चुके हैं। और अब बर्नार्ड केन को उसकी सच्चाई बताता है कि वो पहले उन्हीं की एक एजेंसी सीटाडेल का सबसे काबिल जासूस था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त और वो उसकी पूरी सच्चाई जानता है, जिसके लिए बर्नार्ड केन को उसकी काफी सारी पुरानी वीडियोस भी दिखाता। अब केन को समझ में आता है कि यही कारण था कि एक्सीडेंट के बाद जो आईडी उसकी जेब से निकली आज तक उस आईडी के बेस पर उसकी कोई भी जानकारी क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो आईडी झूठी थी और ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अब सीटाडेल असली कहानी भी हम लोगों के सामने आती है। इसमें बर्नार्ड ये बात बताता है कि जैसे जैसे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ी
और देश स्ट्रांग होते गए। वैसे ही वैसे स्ट्रांग देशों ने अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सबने खुफिया एजेंसीज बनाई, मगर कुछ ही टाइम बाद इन एजेंसियों को उन्हीं के देशों के गलत लोगों ने कंट्रोल में कर लिया। फिर उन एजेंसियों ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के गलत काम करना भी शुरू कर दिए। इसमें उन लोगों ने काफी सारे दुनिया के अच्छे लीडरों को भी मारा और साथ में कभी मार्केट को डाउन करना और कभी अप करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, ये भी नॉर्मल बन गया। और इसी चीज को रोकने के लिए बिना अस्तित्व में आए कुछ लोगों ने मिलकर सीटाडेल नाम की एजेंसी बनाई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। और ये एजेंसी वो थी जो किसी के लिए काम नहीं करती और ना वो किसी के कंट्रोल में थी। उसका काम केवल इतना था कि वो केवल गलत कामों को रोके, और फिर चाहे वो कहीं पर भी हो रहा हो। और इस चीज में सीटाडेल पूरी तरह से कामयाब भी रही, जिसमें उन लोगों ने काफी सारे बड़े बड़े काम, किस चीज से काफी सारे लोगों को बचाया गया और वो लोग अस्तित्व में भी नहीं आए और उन लोगों के बारे में किसी को पता तक नहीं चला। मगर कुछ ही टाइम बाद उन्हीं के एक जासूस ने उन सबके साथ गद्दारी की और उन सबकी डिटेल को लीक कर दिया, जिसके बाद उनके सभी जासूसों को एक एक कर मारा गया। और जिस समय नादिया और केन के ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक भी इसी कारण से हुआ था क्योंकि उन लोगों की उन्हीं के किसी गद्दार जासूस ने लीक कर दी थी। मगर बर्नार्ड 8 सालों से लगातार अपने जासूसों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अब जाकर उसे केन मिला है। और उन लोगों को मिटाने का काम किसी और ने, मेडिकोर नहीं, तो मेडिकोर को बनाने वाले लोग इस पूरी दुनिया की 8 सबसे रिच फैमिली हैं, जिन लोगों ने अपने हिसाब से दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए मेडिकोर की स्थापना की थी, जिसमें वो लोग मेडिकोर की मदद से अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना और साथ अपने हिसाब से पॉलिटिक्स मोड़ना और तोड़ना, ये सब करने के लिए मेडिकोर को बनाया गया था। और उन लोगों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा सीटाडेल ही बन रहा था। और यही कारण था कि उनकी डिटेल लीक होने के बाद उन्होंने सबसे पहले सीटाडेल को ही खत्म करने का काम किया। अब ये सारी बातें सुनकर केन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो एक सबसे बेस्ट जासूस था, क्योंकि केन 8 साल से एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। मगर अब बर्नार्ड केन को ये भी बताता है, अभी अभी उसको पता चला कि मेडिकोर उन लोगों का एक एक्स केज मिला है, जिसके अंदर सीटाडेल की सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब उसके अंदर सीटाडेल सभी जासूसों की, और अगर उन लोगों ने उस केज के सभी लॉक को खोल लिया तो उन लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाएगा। उसके बाद मेडिकोर के जासूस दोबारा से आकर उसे और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देंगे। और अगर अब वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे उसके साथ मिलकर मेडिकोर के उन जासूसों से उनका वो वापस से चोरी करना होगा। तो अब अपनी फैमिली की बात सुनकर केन इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए बर्नार्ड का साथ देगा और उस केज को लाएगा। मगर अभी भी केन को अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को एक नॉर्मल आदमी ही समझता है और जानता भी है एक बेहतर जासूस होने की उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं। बर्नार्ड का एक झूठ होता है, क्योंकि बर्नार्ड असली में वो केज इसलिए चोरी करना चाहता है कि उस केज के अंदर दुनिया के सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड भी हैं, और वो असलियत में यही चाहता है कि वो कोड्स किसी भी हाल में मेडिकोर के हाथ ना लगे। अगर केन से ये काम करवाने का बर्नार्ड के पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने केन को केवल उसकी फैमिली की बात बताई। और इसी टाइम पर बर्नार्ड केन को उनकी दूसरी सबसे बेहतरीन जासूस की भी फोटो दिखाता है, जो नादिया की फोटो होती है। और बर्नार्ड केन को बताता है कि जिस लास्ट समय उसकी याददाश्त गई थी, उस समय मेट्रो में उसके साथ नादिया भी, मगर आज तक उसे नादिया का पता नहीं चला। शायद अब नादिया मर चुकी है और ये लड़की वही है जो केन के सपने में बार बार आती है। और इस चीज से केन को और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि वो पहले जासूस ही था। और अब केन अपनी फैमिली को बचाने के बर्नार्ड के साथ उस केज को दोबारा चुराने न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से 8 साल पीछे उसी पॉइंट पर ले जाया जाता है जहाँ पर मेट्रो में बॉम्ब फटा था। और अब हम देखते हैं कि नादिया भी उस समय जब पानी में मेट्रो गिरी तो वो भी जिंदा बचकर पानी से बाहर आ गई थी। मतलब नादिया भी अभी जिंदा है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 1 फिनिश हो जाता है। नंबर 2 तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में 8 साल पहले करवाया हुआ वही बम ब्लास्ट जिसके अंदर नादिया और केन दोनों घायल हो गए थे, और ये ब्लास्ट इन्हीं को मरवाने के लिए किया गया था मेडिकोर की तरफ से। और अब इसी टाइम पता चलता है 8 साल पहले नादिया भी इस बम ब्लास्ट में बच गई थी केन की तरह, और जैसे ही वो पानी से बाहर आई उसी टाइम उसकी बात लीडर बर्नार्ड से हुई। और अब नादिया बर्नार्ड को पूरी बात बताती है कि ये एक उनको मारने के लिए साजिश है और ये लोग सीटाडेल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और अब बर्नार्ड अपने जासूस को इस हाल में देखकर सीधा नादिया को बोलता है कि वो बैकस्टॉप नाम का एक प्रोग्राम रन करने वाला है, और वो तुरंत ही फोन काट कर वो बैकस्टॉप प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। इसी के बाद नादिया के पास ये मैसेज आ जाता है कि अब उसके पास केवल 2 घंटे हैं। असलियत में सीटाडेल के जासूसों के अंदर एक चिप लगी हुई है, और उस चिप का काम यही है कि वो सही समय आने पर किसी भी जासूस की मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर सकती है, ताकि सीटाडेल की जानकारी किसी भी गलत हाथों में ना पड़ जाए। और
इसी प्रोग्राम का नाम बैकस्टॉप है। और अब बर्नार्ड ने ये बैकस्टॉप प्रोग्राम नादिया की मेमोरी इरेज करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए उसके पास केवल अब 2 घंटे बाकी हैं। और यही कारण था कि उस समय केन की भी मेमोरी इरेज हो गई थी, मतलब नादिया और केन दोनों की मेमोरी एक साथ इरेज की गई थी। अब प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद भी नादिया घायल होने के कारण जिस समय इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रही होती, तभी वो रोड पर एक कार को देखकर उससे हेल्प लेती है और उस कार के रुकते ही नादिया बेहोश भी हो जाती है। बाद जब नादिया होश में आती है तो वो देखती है कि जिस आदमी ने उसकी मदद की थी वो उसके सामने है, मगर अब उस आदमी ने नादिया को बेड के साथ ही बांध दिया। इन साथ में उस आदमी ने नादिया के शरीर में लगी वो गोली भी निकाल दी है। पर अब उसको इस बात की ये इंसान है कौन, क्योंकि इसके शरीर में गोली लगी हुई थी। और अब जब वो आदमी नादिया से पता करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, नादिया उसे इस बात का कोई भी साफ साफ जवाब नहीं देती है और उस आदमी की बातों से भी क्लियर हो जाता है अब वो आदमी नादिया के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है और ये चीज नादिया के लिए खतरा बन सकती है। अब नादिया एकदम से ही बेड से बंधे होने के बाद भी उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है और नादिया की हालत पहले से ही खराब होने के कारण नादिया उस आदमी को काफी मुश्किलों के बाद मार पाती है, उस आदमी को मार देती है। वो बैकस्टॉप नाम का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और उसी टाइम नादिया मेमोरी इरेज हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद जब दोबारा से नादिया होश में आती है तो अब उसकी पूरी मेमोरी जा चुकी है और उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये सामने मरा पड़ा हुआ इंसान कौन है और वो उसकी बॉडी देखकर वहाँ से डर कर जल्दी से भाग जाती है। और साथ में नादिया को भी केन की तरह उसी के पास एक उसकी फेक आईडी मिलती है, जिसके बेस पर ही शायद वो भी अभी अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर चुकी होगी, सेम केन की तरह ही। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ अब केन अपनी वाइफ को ये बात बताता है कि वो एक जासूस है और बर्नार्ड के सभी सबूत देखने के बाद उसे ये बात कंफर्म हो गई है कि वो एक जासूस है और उसको अपनी फैमिली मतलब अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए उस एक्स केज को किसी भी तरह से वहाँ जाकर चोरी करना होगा बर्नार्ड के साथ। और केन की ये बातें सुनकर केन की वाइफ केन के ऊपर भरोसा करती है। तो अब कुछ ही देर बाद केन और बर्नार्ड सीधे न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उनको वो केज मिलने वाला है। और वो लोग कुछ ही टाइम बाद उस बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को उनका वो केज मिलने वाला है। और बिल्डिंग के बाहर पहुँचते ही सबसे पहले बर्नार्ड उस बिल्डिंग के सभी सिस्टम्स को हैक कर लेता है और अब उन सभी कैमरास का कंट्रोल उसके पास भी है। और अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग केन अकेला अंदर जाकर वो केज लेकर आएगा और बर्नार्ड अपने काम के हिसाब से उसे यहीं से बैठकर वायरलेस की मदद से गाइड करेगा। मगर केन को अभी भी अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे केवल ये बात अभी पता चली है कि वो एक जासूस था। अंदर अभी कोई भी जासूसों वाली स्किल नहीं है और ना उसे याद है, पर फिर भी केन अपनी फैमिली के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और साथ में बर्नार्ड उसको बिल्डिंग के बाहर से गाइड करता रहता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर काफी तेजी से उस केज के लगे लॉक्स को खोला जा रहा है, जिसमें 7 में से अभी तक 5 लॉक खुल चुके हैं। मगर केन भी कुछ ही टाइम बाद उस केज तक पहुंचकर उस केज को उठाकर उस जगह से बाहर निकलने लगता है। पर इससे पहले केन उस जगह से बाहर निकल पाता, डालिया आर्चर का वो आदमी जो इस केज को CIA की ब्लैक साइड से लेकर आया था, जिसका नाम एंडर्स होता है, वो केन को देख लेता है। और जब वो केन को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा था कि केन मर चुका है और सीटाडेल भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। पर अपने केज के लिए एंडर्स भी कार से केन और बर्नार्ड कार का पीछा करना शुरू कर देता है। और उसी टाइम एंडर्स डालिया आर्चर को कॉल कर भी ये बात बताता है कि उन लोगों को धोखा देकर किसी ने उनका केज चोरी कर लिया है और वो कोई और नहीं, सीटाडेल का जासूस केन है। अब केन का नाम सुनकर डालिया आर्चर को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो भी अभी तक यही सोच रही थी कि केन जिंदा है और उसके जिंदा होने की बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। और अब वो एंडर्स को साफ ऑर्डर देती है कि उसको केज के साथ साथ अब केन भी जिंदा चाहिए। मगर जिस समय बर्नार्ड और केन की कार का पीछा एंडर्स कर रहा होता है तो उन दोनों को ये बात नहीं पता होती है कि उनके पीछे इस समय एंडर्स अपनी कार के साथ अपनी कार से पीछा कर रहा है। और वो लोग इस बात से बेखबर होकर अपनी नॉर्मल स्पीड में चलते रहते। बर्नार्ड उस केज को ओपन करता है, जिसके अंदर एक हाईटेक सिस्टम लगा होता है और उसके ऊपर सबसे पहले एक मैप खोलकर केन को दिखाता है। और ये दुनिया का एक लौता ऐसा मैप है जिस मैप की मदद से सीटाडेल के बचे हुए सभी जासूसों को दुनिया भर में ट्रैक किया जा सकता है। पर अब केन को ऐसा लगता है कि वो वापस अपने घर अपनी फैमिली के पास जा सकता है और अब उसकी फैमिली को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अब दोबारा से बर्नार्ड केन को बताता है कि अब वो घर नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसको मेडिकोर के जासूसों ने देख लिया है और शायद अब दुनिया भर के सभी मेडिकोर के जासूस उसको ढूंढने में लग गए होंगे। और अब ये बात सुनकर केन समझ जाता है कि बर्नार्ड ने उसे धोखा दिया, क्योंकि बर्नार्ड ने उसे उसकी फैमिली का डर दिखाकर ये केज चोरी करवाया था और उसने इस बात का भरोसा भी दिया था कि केज आते ही वो और उसकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी। मगर बर्नार्ड असलियत में कुछ और चाहता है और अब वो केन को बताता है कि जब तक वो मेडिकोर को खत्म नहीं कर देता तब तक वो घर वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि अब वो दुनिया में कहीं पर भी जाकर छुपे मेडिकोर के जासूस मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे और
उसके साथ वाइफ और बच्चे को भी जान से मार देंगे। मगर अभी भी प्रॉब्लम यही है कि केन केवल नाम का केन है और उसके अंदर जासूसों वाली कोई भी बात नहीं है। इस हाल में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब बर्नार्ड केज में रखे हुए कुछ इंजेक्शन दिखाता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है और इन इंजेक्शन की असलियत ये होती है कि इस इंजेक्शन को लगाते केन की मेमोरीज वापस आ जाएंगी, क्योंकि जब बैकस्टॉप प्रोग्राम से इन सब की मेमोरीज को इरेज किया गया था तो इन्हीं इंजेक्शन के अंदर उनकी मेमोरीज को स्टोर कर भी रखा गया है। और अगर केन ये इंजेक्शन अपने लगा ले तो उसकी मेमोरीज अभी वापस आ जाएंगी। मगर इससे पहले केन वो इंजेक्शन लगा उनका पीछा करते हुए वो कार जिसके अंदर एंडर्स बैठा हुआ है वो उनकी कार पर निशाना लगाते हुए एक गोली चलाता है जो सीधा ही जाकर बर्नार्ड को लगती है, कारण से उनकी कार रुक जाती है। मगर मौका देखकर केन उस केज को लेकर उस कार से निकल के दूसरी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब एंडर्स कार के पास आकर उसके अंदर बर्नार्ड को देखता है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बर्नार्ड यहाँ है तो वो केन से वो केज किसी भी तरह से हासिल कर ही लेगा। और दूसरी तरफ जब केन काफी दूर निकलने के बाद रुककर दोबारा से केज खोलता है तो अब वो देखता है कि जिस इंजेक्शन के अंदर उसकी मेमोरीज थी वो इंजेक्शन टूट गया और उसका सारा लिक्विड बह गया। इसका मतलब अब उसकी मेमोरी वापस आने का जो एक लौता चांस था वो भी खत्म। इस चीज से केन काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि अब उसके पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी के जासूस पड़े हुए हैं और उसे ये भी नहीं पता है कि वो असलियत में है कौन और उन लोगों से उसको कैसे मुकाबला करना है। और साथ में अब शायद बर्नार्ड भी मर चुका है, पर तभी वो देखता है कि केज में लगी उस प्रोग्राम ने सीटाडेल के एक जासूस को लोकेट कर लिया और ये जासूस कोई और नहीं नादिया होती है। तो अब केन दोबारा से अपनी वाइफ के पास कॉल कर उसे पूरी बात बताता है और अब वो उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों के पास बचने का केवल एक ही तरीका है कि अगर वो जाकर सीटाडेल के बचे हुए इस जासूस से मिले तो शायद वो खुद को बचा सकते हैं। जिसके बाद केन सीधा स्पेन निकल जाता है, जहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर इस समय नादिया अपनी नई पहचान के साथ जॉब कर रही है। और यहाँ जब केन नादिया से मिलता है उसकी भी मेमोरी क्लियर होने के कारण वो केन को नहीं पहचानती है। केन नादिया को 8 साल पुरानी बात याद करने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर नादिया थोड़ा सा डर जाती है और वो सीधे ही केन को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट के किचन में अकेले ले जाती है, क्योंकि असलियत में नादिया को ऐसा लगता है कि केन कोई पुलिस वाला है और 8 साल पहले जो वो आदमी नादिया ने अपनी मेमोरी तेज होने के बाद अपने पास पड़ा हुआ देखा था, उसे लगता है कि उसी की इन्वेस्टिगेशन करने ये पुलिस वाला यहाँ है। और नादिया केन को समझाने की कोशिश करती है उसे कुछ भी याद नहीं है वहाँ पर क्या हुआ था, उसने तो बस अपनी आंखें खोली और उस आदमी को मरा हुआ पाया। केन नादिया की बातें सुनकर उसे समझाता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। और अब केन नादिया को यही बात समझाने की कोशिश करता है कि वो भी उसी की तरह एक जासूस है जिसकी मेमोरी मिटा दी गई है। मगर नादिया को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो उसे लगता है कि केन शायद कोई पागल आदमी है जो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। और नादिया का ऐसा रिएक्शन देखकर केन दोबारा से अपने उसी केज में से नादिया को उसकी काफी सारी डिटेल दिखाता है जो उस सिस्टम के अंदर होती है। और इसी टाइम हम रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं एंडरसन भी अपने लोगों के साथ उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गया है केन को ट्रैक करता हुआ, क्योंकि इस केज के अंदर उन लोगों ने एक ट्रैकर लगा रखा है जिससे वो इस केज को आराम से ट्रैक कर रहे हैं। और अब इधर केन नादिया को उसका वो इंजेक्शन दिखाते हुए जिसको लेने से उसकी मेमोरी वापस आ जाएंगी वो लेने के लिए बोलता है। मगर नादिया को अभी भी इन सारी बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है और उसे अभी भी इस सब को लेकर काफी कंफ्यूजन है। मगर उसी टाइम किचन के अंदर एंडरसन भी घुस जाता है और वो केन को देखते ही उन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली सीधा ही केन के कंधे पर लगती है। और अब एंडरसन नादिया को देखकर और ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि एक एक कर उसके सामने सीटाडेल के 2 जासूस आ गए हैं, वो भी बेहतरीन। और ये ऐसा ही है जैसे मुर्दे अपने आप जिंदा होते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि 8 साल पहले ही उन लोगों ने सीटाडेल का नामो निशान मिटा दिया है। और अब वो ये बात डिसाइड कर लेता है कि उसको केवल केन को जिंदा ले जाना है और उसको नादिया की कोई जरूरत नहीं है। तो वो नादिया को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर केन हिम्मत कर उठकर नादिया को बचाने के लिए एंडरसन पर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। और अब जब एंडरसन केन को पीट रहा होता है उसी टाइम नादिया अपने पास अपने उसी इंजेक्शन को पड़ा हुआ देखती है जिसको लगाने से उसकी मेमोरी आ जाएगी। तो वो अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वो इंजेक्शन लगा लेती है और अब नादिया पुरानी वाली नादिया बन जाती है। और अब वो एंडरसन को इतने प्यार से पीटती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एंडरसन नादिया के सामने कुछ भी नहीं है। एंडरसन को घायल करने के बाद नादिया केन को वहाँ से अपने साथ लेकर निकल जाती है। अब कुछ ही टाइम बाद एंडरसन दोबारा से डालिया आर्चर को बताता है, जिससे वो दोबारा से हैरान रह जाती है कि ये सीटाडेल के मरे हुए सभी जासूस जिंदा कैसे होते जा रहे हैं। पर उसी टाइम हम लोग ये भी देखते हैं कि इस समय एम्बेसडर डालिया आर्चर ने बर्नार्ड को भी अपने पास बंदी बनाकर रख रखा है, क्योंकि जिस समय बर्नार्ड को गोली लगी थी वो गोली उसके कंधे पे लगी, जान नहीं गई। और अब वो डालिया आर्चर ने उसको बंदी बना रखा है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेडिकोर की लीडर डालिया आर्चर ने सिटाडेल के लीडर बर्नार्ड को बंदी बना रखा है और अब वो उससे जानकारी निकलवाने के लिए उसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रही है। दूसरी तरफ नादिया, जिसकी मेमोरीज केन की वजह से वापस आ गई है और अभी अभी उसने केन की जान एंडरसन से बचा कर सीधा ही उसको लेकर सिटाडेल के एक खुफिया सेफ हाउस तक पहुंच जाती है, तो स्पेन के अंदर ही होता है। अब यहाँ पहुंचते ही केन का पहला सवाल ही नादिया से ये होता है कि क्या वो दोनों पहले रिलेशन के अंदर थे, लेकिन नादिया इसका जवाब ये देती है कि उन दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं था, केवल काम से काम रखने वाला रिलेशन था। और इसी के बाद नादिया केन के शोल्डर पर लगी हुई गोली खुद ही बाहर निकाल देती है और उसी टाइम वो केन की उंगली पर की मैरिज रिंग भी नोटिस कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि केन की शायद शादी हो चुकी है। और नादिया के केन से इस बारे में पूछने पर केन भी उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ है और अब उनकी एक बेटी भी है। और इसी बात से हम लोग नादिया के एक्सप्रेशन से ये बात भी देख लेते हैं कि इस बात से कुछ खास खुश नहीं होते और इसका कारण यही होता है कि इन लोगों का पहले रिलेशन काफी ज्यादा डीप था। और इसी के बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को पास्ट में 10 साल पीछे ले जाया जाता है और ये वो समय था जब सिटाडेल अपने पीक पर था, वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे। और इसी टाइम सिटाडेल के हेडक्वार्टर में केन को उनके सीनियर बॉसेस बुलाते हैं, जहाँ पर बर्नार्ड और साथ में उनका एक सीनियर जिसका नाम ग्रेस होता है वो मौजूद होते हैं। यहाँ अब ये लोग केन को एक मिशन देते हैं जिसमें केन को बताया जाता काफी खतरनाक गैंग ने एक नया वायरस बनाया है और वो लोग इस वायरस को कुछ ही टाइम में यूएस में छोड़ने वाले हैं। और ये करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इस वायरस की वजह से दुनिया भर में काफी तबाही मचेगी और काफी सारे लोगों की जान जाएगी। और ग्रेस को अपने सोर्सों से ये पता चला है कि उन लोगों ने वो वायरस ईरान में एक एल्बस माउंटेन के किसी ब्लैक साइट पर रखा है, जिसको काफी सारे गार्ड्स हर समय कवर कर रखते हैं। और अब केन का मिशन यही है कि उसको वहां जाकर उस वायरस को किसी भी तरह से वहां से चोरी कर लाना है। और साथ में उस वायरस को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों में उनके सिटाडेल की एक जासूस भी है जो वहाँ पर कुछ समय से उन्हीं के साथ रह रही और जरूरत पड़ने पर वो उसकी वहाँ पर मदद भी करेगी। इसी के 24 घंटे बाद ही केन उस वायरस को लेने के लिए उन माउंटेन्स पर पहुंच जाता है, जिसके लिए केन की हेल्प हेडक्वार्टर से ही उनका टेक्निकल एक्सपर्ट जिसका नाम कार्टन होता है वो कर रहा होता है। और अब कुछ ही टाइम बाद केन उस वायरस को भी वहाँ से चुरा लेता है, लेकिन इसके बाद जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो केन ये नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स हैं जिनको पता चल गया है कि उनका वायरस चोरी हो गया है। और इन लोगों की संख्या के कारण केन को काफी मुश्किल होता है वहाँ से बाहर निकलना। और कुछ ही समय बाद वो सभी गार्ड्स मिलकर केन को घेर भी लेते हैं। और अब जब केन पूरी तरह से फंस चुका होता है तभी उनकी वो सिटाडेल का जासूस बाहर आता है और ये कोई और नहीं नादिया ही होती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। केन की हालत ऐसी होती है कि उसका हाल काफी बुरा हो चुका होता है और अब पूरी गेम नादिया ही संभालती है, जिसमें वो अपने साथ साथ केन को भी वहाँ से बचा कर ले जाती है। और अब हेडक्वार्टर में केन का फर्स्ट एड होने के बाद दोबारा से नादिया केन से मिलती है और अब केन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि एक लड़की ने उसको बचाया, क्योंकि केन वो इंसान है जो सिटाडेल का सबसे काबिल जासूस है। और इसी कारण इन दोनों की आपस में एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की बहस भी होती है, क्योंकि केन जल्दी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि नादिया की वजह से ही उनका ये मिशन सक्सेस हो पाया। पर कुछ ही टाइम बाद इन दोनों का रिलेशन आपस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती है। और दोबारा से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर इस समय केन और नादिया सिटाडेल की एक सेफ हाउस के अंदर है। और इसी जगह पर एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से नादिया अपने सभी सिटाडेल के ग्रुप्स को ग्रुप के अंदर मैसेज करने की कोशिश करती है और उसके मैसेज करते ही उस ग्रुप पर कई लोगों का रिप्लाई भी आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सिटाडेल के अभी काफी सारे जासूस जिंदा हैं और वो पूरी तरह से अभी भी इस ग्रुप पर एक्टिव है। दूसरी तरफ बर्नार्ड को काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो कुछ भी डालिया आर्चर को नहीं बताता है। और इसी के बाद हम लोगों को ये भी क्लियर होता है कि बर्नार्ड और डालिया आर्चर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये दोनों यूएन में एक साथ पहले काम कर चुके हैं और शायद उसी के बाद इन दोनों ने इन एजेंसियों को ज्वाइन किया होगा। अब दोबारा से डालिया आर्चर बर्नार्ड को उसका एक एआई प्रोग्राम दिखाती है जिसको खुद बर्नार्ड ने ही बनाया था। और इस प्रोग्राम का काम ये है, ये पूरी दुनिया में मौजूद यूरेनियम्स के लेवल को चेक कर सकता है। और अगर ये प्रोग्राम डालिया आर्चर खोल देती है तो उसके हाथों में दुनिया भर के सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड लग जाए। पर कई सालों से डालिया आर्चर और उसके जासूस उस प्रोग्राम के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लोग आज तक इसको खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। और अब डालिया आर्चर ये चाहती है कि बर्नार्ड खुद इस प्रोग्राम को खोल दे, क्योंकि उसको इसका पासवर्ड पता है। मगर बर्नार्ड दोबारा से ये करने से मना कर देता है और डालिया आर्चर भी जानती है कि बर्नार्ड इतने आराम से नहीं मानने वाला है। अब बर्नार्ड को इतना टॉर्चर करने के बाद जब बर्नार्ड नहीं मानता है तो डालिया आर्चर अब दोबारा से बर्नार्ड को उसकी फैमिली की धमकी देती है। लेकिन बर्नार्ड को ये पूरा भरोसा होता है कि डालिया कितनी भी कोशिश कर ले वो उसकी फैमिली तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब डालिया बताती है कि जिस समय केन और वो उनका वो केक चोरी कर भागे, उस समय उन लोगों ने उनको
को ट्रैक किया था, क्योंकि डालिया आर्चर के पास शहर के सभी कैमरों का एक्सेस है और उन लोगों ने कैमरों की मदद से उनकी कार को सयान नाम की जगह तक ट्रैक किया है और उसको 100% पता है उसकी पूरी फैमिली सयान के आसपास ही कहीं ना कहीं है और अगर वो अपने लोगों से उस जगह को चेक करने के लिए बोलेगी तो वो कुछ ही टाइम बाद उसकी फैमिली को ढूंढ लेंगे। अब ये बात सुनकर बर्नार्ड के चेहरे पर थोड़ा सा डर तो दिखता है, मगर वो नॉर्मल हो जाता है और उस एआई प्रोग्राम को खोलने से क्लियर मना कर देता है। दूसरी तरफ केन की फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ एबी और उसकी छोटी बेटी, जो इस समय बर्नार्ड की वाइफ के साथ एक सेफ जगह पर है, वहाँ पर बर्नार्ड की वाइफ एबी से ये बात पूछती है कि उसकी और केन की मुलाकात आपस में कैसे हुई थी। तो अब एबी बताती है कि आज से 8 साल पहले उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ, केन की ही तरह उसकी भी याददाश्त चली गई और उसे भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं और उन दोनों की मुलाकात थेरेपी लेते हुए हुई थी और उसी के बाद उनकी नजदीकियां बढ़ने के बाद उन्होंने शादी कर ली। केन और उसकी वाइफ एबी एक जैसा हाल है कि 8 साल पहले की लाइफ उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है और इसी टाइम हम लोगों को इस बात का भी एक हिंट दिया जाता है, केन की वाइफ एबी भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगी, कि भी कोई ना कोई पास्ट हिस्ट्री है जो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अब बर्नार्ड के ऊपर आर्चर का कोई भी टॉर्चर काम नहीं कर रहा है। अब वो बर्नार्ड को ये बात बताती है कि उन लोगों को उनके सीटाडेल का एक जासूस मिला है जो इस समय उनके पास बंदी बना हुआ है और ये आदमी कोई और नहीं, उनका टेक्निकल एक्सपर्ट कार्टर है। और डालिया आर्चर के हिसाब से अब उन लोगों ने कार्टर काफी ज्यादा ब्रेन वॉश भी कर दिया है और उसको लगता है कि कुछ ही टाइम बाद वो कार्टर उनको सीटाडेल की सभी जानकारी खुद ही दे देगा और इसी के बाद डालिया आर्चर दोबारा से बर्नार्ड को फिर से टॉर्चर करने का ऑर्डर दे देती है, जिसमें इस बार बर्नार्ड के मुंह से उसके काफी सारे दांतों को जबरदस्ती खींचकर निकाला जाता है, मगर अभी भी बर्नार्ड सच से मस नहीं होता है। डालिया आर्चर को कुछ भी बताने से साफ साफ मनाही करता है और अब दोबारा से डालिया आर्चर बर्नार्ड को अपनी एक खोज के बारे में बताती जो उन्हीं के जासूसों ने इन्वेंट किया है। असलियत में उन लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वो लोग सामने वाले के दिमाग को निकाल कर उसके दिमाग से ही प्रोग्राम्स की मदद से उसकी मेमोरीज को निकाल सकते हैं और अब डालिया आर्चर बर्नार्ड के साथ भी यही करने वाली है। इसके लिए अब बर्नार्ड का शरीर से दिमाग निकालने के लिए डालिया आर्चर अपने उसी जासूस एंडरसन को बुलाती है जो बर्नार्ड का सर खोलकर उसका दिमाग निकालेगा। लेकिन इससे पहले एंडरसन ये सब करता उस जगह से डालिया आर्चर चली जाती है और जब अपना काम एंडरसन करने ही वाला होता है उसी टाइम बर्नार्ड एंड पॉइंट पर ही एंडरसन को एक बात बोलता है कि ब्रियल अभी भी जिंदा है। अब ये बात सुनते ही एंडरसन एकदम चौंक जाता है और वो मगर एंडरसन को ये भी शक होता है कि बर्नार्ड की ये सब कोई चाल है और वो साफ बोलता है अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो वो उसको जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब एंडरसन बर्नार्ड को ये बात प्रूफ करने के लिए बोलता है कि वो उसको प्रूफ करे कि ब्रियल अभी भी जिंदा है और ये बात प्रूफ करने के लिए बर्नार्ड एंडरसन को बोलता है कि वो जाकर उसका फोन लेकर आए और फोन के अंदर ही उसके पास प्रूफ है ब्रियल अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ नादिया अब केन को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लगता है बर्नार्ड मर चुका है और केन अब उसके किसी काम का नहीं है क्योंकि वो पुराने वाला केन नहीं है और उसकी मेमोरी लाने का अब कोई और तरीका भी नहीं बचा है और इस हाल में केन उसकी मदद तो कर नहीं सकता है और इसके उलट वो उसकी जिम्मेदारी बनेगा जिसका ध्यान उसे रखना पड़ेगा। मगर केन भी ये बात अच्छी तरह से अब जानता है अगर वो यहाँ से चला गया तो मेडिकोर के जासूस कभी भी ढूंढ कर उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को भी मार देंगे और अब बर्नार्ड के मरने के कारण उसको केवल नादिया ही बचा सकती है। और यही बात केन नादिया को भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसको दोबारा से केन की तरह ट्रेंड कर सकती है क्योंकि उसके पास अब दूसरा और कोई चारा नहीं है खुद को और अपनी फैमिली को मेडिकोर से बचाने का। और इसी पॉइंट पर जब नादिया दोबारा से अपने उस केज को खोलती है जो केन लेकर आया है तो वो देखते है कि उसके अंदर काफी सारे हेल्प के मैसेज आ रहे हैं और इसमें जो लास्ट मैसेज आया है वो केवल 4 महीने पुराना मैसेज है। और जब मैसेज खोलती है तो वो देखते है कि ये मैसेज किसी और का नहीं कार्टर का है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वो अपने आप को मेडिकोर से बचा रहा है। और नादिया को ऐसा लगता है कि कार्टर अभी भी जिंदा है और हो ना हो मेडिकोर ने उसको उनकी एक ब्लैक साइट पर ही बंदी बनाकर रख रखा होगा और वो उसे वहीं पर टॉर्चर भी कर रहे हो क्योंकि वो पहले भी एक मिशन पर उस जगह पर बंदी बनकर रह चुकी है। अगर प्रॉब्लम ये है उस ब्लैक साइट तक पहुंचने का एक ही तरीका है, साइट को एक पेर्सिकन डॉन चलाता है जिसका नाम वेलग्रीनो है और उस ब्लैक साइट तक पहुंचने के लिए उन लोगों को उसी के पास से डिटेल मिल सकती है। मगर नादिया उस इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि पहले भी एक मिशन में नादिया ने उस डॉन के भाई को जान से मार दिया था। मगर केन चाहे तो उस डॉन के पास जा सकता है और उसको केवल उस डॉन के पास कुछ देर जाके रुकना है ताकि वो उस डॉन के फोन से सारा डेटा हैक कर सके। तो केन भी डिसाइड कर लेता है कि वो खुद जाकर उस डॉन से मिलेगा और वो दोनों कुछ ही टाइम बाद उस डॉन की लोकेशन तक भी पहुंच जाते हैं और हमेशा की तरह ही केन अंदर जाएगा और नादिया
नादिया बाहर रहकर वायरलेस की मदद से उसकी मदद करेगी और उसे गाइड करेगी कि अब आगे उसे क्या करना है या क्या बोलना है। अब जब उस डॉन और केन की मुलाकात होती है तो सीधा ही केन से यहाँ आने का कारण पूछता है और अब नादिया के इंस्ट्रक्शन के कारण केन उस डॉन को बताता है कि उसको इस देश के आर्मी चीफ के ऑफिस में घुसने में उसकी मदद चाहिए। और ये बोलकर केन केवल ये साबित करना चाहता है कि वो अभी भी पुराना वाला केन है जो सबसे बेहतर जासूस है और इसकी इस बात से डॉन को भी ऐसा ही लगता है। और अगर वो उसकी मदद ये करने में कर देता है तो बदले में वो उसको मेडिकोर से आजादी दिला सकता है, क्योंकि इस समय ना चाहते हुए भी ये डॉन मेडिकोर के लिए काम कर रहा है। अब केन का ये मिशन सुनकर उस डॉन का बेटा जो वहीं पर खड़ा होता है वो उस पर हंस देता है। नादिया के कहने के बाद डॉन के उस लड़के की वहीं पर बेइज्जती कर देता है, क्योंकि असलियत में अगर केन होता तो वो भी यही करता। इस समय इन दोनों की आपस में बात हो रही होती है तो नादिया दूसरी तरफ बाहर से नादिया भी उस डॉन का फोन हैक करके उसका डेटा कॉपी करना शुरू कर देती है। अब कुछ ही बातों के बाद वो डॉन सीधा ही केन से उसकी गर्लफ्रेंड नादिया के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिसके बारे में केन को बिल्कुल भी याद नहीं है। और अब वो डॉन उसको बताता है कि उसको कि सीटाडेल का जो वो गद्दार था वो कोई और नहीं नादिया ही, जिसके कारण सीटाडेल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इस बात से बाहर बैठी नादिया भी थोड़ा शॉक रह जाती है और साथ में केन भी काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि ये डॉन कुछ अलग ही बात बोल रहा है। मगर अब 100% डाटा कॉपी होने के बाद केन उस जगह से बाहर निकलने के लिए सीधा ही उस डॉन के बेटे की गन छीनकर उस पर पॉइंट कर देता है। वो डॉन और उसके सभी लोग खुद ही पीछे हो जाते हैं और केन जल्दी से वहां से बचकर भाग जाता है। पर अब केन नादिया से सीधा यही सवाल पूछता है कि वो डॉन उसके बारे में जो भी बोल रहा था क्या वो सच था। और साथ में केन ने जब नादिया से अपने और उसके रिलेशन के बारे में पूछा था तो भी उसने झूठ बोला। ये बात सुनकर पहले तो नादिया चुप होती है, मगर फिर वो सीधा ही केन को इस बात की धमकी देती है कि अब वो केन नहीं है और उसके और केन के बीच में जो भी हुआ था वो उसके बीच की बात है और अगर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो वो छोड़कर यहाँ से जा सकता। दूसरी तरफ एंडर्स बर्नार्ड का फोन लाकर उसे देता है और अब बर्नार्ड एंडर्स को ब्रियल की फोटो दिखाता है, जिस फोटो के अंदर ब्रियल केन के साथ होती है और असलियत में ब्रियल कोई और नहीं केन की वाइफ एबी है और वो अभी जिंदा है। इसका मतलब एबी का भी सीटाडेल और इस सब से काफी तगड़ा कनेक्शन है और देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सारी चाल भी बर्नार्ड की है। और इसी पॉइंट पर हमें ये भी समझ में आता है कि बर्नार्ड का माइंड कितना ज्यादा तेज है और उसने नहीं अभी तक बर्नार्ड ने और क्या क्या छुपा रखा है। और अब जब एंडर्स को भी ये क्लियर हो जाता है कि ब्रियल जिंदा है तो वो रुक जाता है और अब ये देखकर बर्नार्ड सीधे एंडर्स को बताता है कि उसको अभी तक जो भी मेडिकोर ने बताया वो सब झूठ है और अगर वो चाहे तो वो उसको दोबारा से ब्रियल से मिला सकता है, जिसके लिए उसे खोलना होगा और वो उसको सीधे ब्रियल के पास ले जाएगा। और इन सारी बातों से एंडर्स भी बर्नार्ड की बातों में आता हुआ दिखता है। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक सीटाडेल नाम की जासूस एजेंसी जिसके दो सबसे काबिल जासूस, जिसमें एक का नाम केन और दूसरी का नाम नादिया है, उनकी मेमोरीज 8 साल पहले इरेज कर दी गई थी। मगर अब उन दोनों में से नादिया की मेमोरी वापस आ गई है। और अब जब नादिया को अपने ही एक जासूस के बारे में पता चलता है जिसका नाम कार्टर है, जिसको इस समय मेडिकोर के जासूसों ने पकड़कर बंदी बना रखा है अपनी एक ब्लैक साइट, तो अब केन और नादिया दोनों ही उसको मेडिकोर के चंगुल से छुड़ाने के लिए उस ब्लैक साइट तक पहुंच जाते हैं। और इस जगह पर काफी ज्यादा फाइट होती है, जिसमें काफी सारी गोलियां और काफी अच्छी कॉम्बैट फाइट भी होती है, जिसमें सारी गेम अकेले नादिया ही संभालती है। और केन, जिसको अपनी मेमोरीज और पावर के बारे में कुछ याद ही नहीं, वो केवल खुद को बचाता हुआ गोलियां ही चलाता है। अब जब नादिया सभी मेडिकोर के जासूसों को मारकर उस रूम तक पहुंचती है जहां पर कार्टर को बंदी बनाकर रखा गया होता है, तो कार्टर अब केन और नादिया को देखकर पहले से भी ज्यादा डर जाता है और वो उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। और साथ में वो ये भी बोलता है कि ये सब कुछ उसी के कारण हुआ। इसी के बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर नादिया और केन दोबारा से एक मिशन के लिए न्यूयॉर्क के अंदर जाते हैं। और ये समय वो था जब इन दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। मगर इसी टाइम केन दोबारा से नादिया को अपना एक आने वाला मिशन बताता है जो कि काफी खतरनाक है। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए नादिया भी अपने एक जासूस के बारे में केन को बताती है, जिसने आज से पहले उसकी एक बार जान बचाई थी। वो काफी काबिल जासूस है उसी की तरह। मगर केन क्लियर करता है कि उसको उसके अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं है। और अब कुछ ही टाइम बाद हेडक्वार्टर में नादिया अपने उस जासूस को भी लेकर आती है। इस जासूस का नाम सेलेस्ट होता है। ये कोई और नहीं जो इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 सालों से केन की वाइफ एबी बनकर उसके साथ रह रही है। वो ही है ये सेलेस्ट, जिसकी खुद की मेमोरी भी 8 साल पहले के हिसाब से 8 साल पहले एक्सीडेंट के कारण मिट गई थी। और अब यहाँ पर सेलेस्ट काफी बड़ा रोल कनेक्ट होता है। और अब यही बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। मगर अभी भी केन सेलेस्ट की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सेलेस्ट को अभी काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सीटाडेल ज्वाइन करे हुए। मगर
नादिया के कारण केन सेलेस्ट को अपने मिशन में शामिल कर लेता है। अब पूरा मिशन सेलेस्ट को समझाता है कि जिसमें मेडिकोर के एक जासूस जिसका नाम एंडर्स है, उसने एक डिवाइस बनाया है जिसकी पावर ये है कि वो दुनिया की सभी सैटेलाइट्स को, दुनिया के सभी मिलिट्री सिस्टम्स को हैक कर सकता है। और उस डिवाइस का नाम उसने ऑस्की दिया है। को किसी भी तरह से दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए उस डिवाइस को हासिल करना होगा, मगर वो लोग ये काम अपनी जासूसी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद भी मेडिकोर है और उन लोगों को उन सभी तरीकों के बारे में अच्छी तरह से पता है। और सेलेस्ट का काम यही है कि उसको अब किसी भी तरह से एंडर्स की गर्लफ्रेंड बनकर उसके इतने ज्यादा नजदीक जाना कि वो उस डिवाइस को वहां से चोरी कर सके। और इसके लिए सेलेस्ट को अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी होगी क्योंकि एंडरसन भी एक जासूस है और अगर उसको कभी भी सेलेस्ट के ऊपर भरोसा हो गया तो वो उसको जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए उसको केवल प्यार करने का दिखावा ही नहीं करना पड़ेगा। असलियत में उसका ये झूठा प्यार इतना असली होना चाहिए कि एंडर्स इस बात को कभी ना समझ पाए। और इस मिशन को कामयाब करने के लिए उसको ये मिशन शुरू करने के बाद दोबारा से कभी सीटाडेल से कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करनी है जब तक वो उस डिवाइस को हासिल नहीं कर लेती है। इसी के बाद सेलेस्ट अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर और अपने एक नए नाम के साथ, जिसमें उसका नाम ब्रियल होता है, एंडरसन से मिलकर के काफी करीब पहुंच जाती है। इसी के कुछ टाइम बाद ब्रियल, जो अपना नाम बदलकर एंडर्स के साथ रह रही है, उसे उसकी उस डिवाइस के बारे में काफी कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। और मिशन को कामयाब करने के लिए उनके प्लान के हिसाब ब्रियल भी सीटाडेल से दोबारा से कभी कांटेक्ट नहीं करती है। और अब होते हो पूरे 2-3 महीने हो जाते हैं और ब्रियल की तरफ अभी तक कुछ भी केन को नहीं मिला है। इस कारण से केन को अब सेलेस्ट के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, मगर नादिया उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है। एंडर्स एक काफी खतरनाक और चालाक इंसान है और शायद सेलेस्ट को अपना काम पूरा करने में इसी कारण से काफी टाइम लग रहा है, मगर उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब केन नादिया को बताता है कि उसने सेलेस्ट के बारे में जानकारी निकलवाई है जिससे उसे पता चले कि सेलेस्ट का एक जिसके ऊपर काफी सारा कर्जा है, नॉर्मल लोगों का नहीं है। जिन भी लोगों का उसके ऊपर कर्जा है वो सारे काफी खतरनाक लोग हैं। और अब उसको शक है कि कहीं सेलेस्ट ने अपने भाई को बचाने के लिए और उसके उधार पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहीं उसने उस डिवाइस को गायब कर बेच तो नहीं दिया है। पर नादिया दोबारा से केन की ये सारी बातें सुनकर उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वो सेलेस्ट के ऊपर पूरा भरोसा कर सकता है। लेकिन अब केन का सब्र का बांध टूट जाता है और वो सीधा ही अपनी एक आर्मी को मेडिकोर की उसी ब्लैक साइट पर भेज देता है जहाँ पर वो डिवाइस मौजूद है और सेलेस्ट भी एंडरसन के साथ वहीं पर है। दूसरी तरफ यहाँ ब्रियल आज सही मौका देखकर उस डिवाइस को, जिसका नाम ओसाकी है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करती है और वो कामयाबी से ये चीज कर भी लेती है। मगर जिस समय वो ये कर रही होती है उसी टाइम एंडर्स का हमशक्ल दिखने वाला भाई, जिसका नाम डार्की होता है, वो ब्रियल को ये करता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो उसे रंगे हाथों पकड़कर उस पर अटैक कर देता है। मगर ब्रियल भी, जो पूरी तरह से ट्रेंड है, वो किसी तरह से डार्की को कर बेहोश कर देती है। टाइम पर केन की भेजी हुई आर्मी भी वहाँ पहुँच जाती है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। और अब हेडक्वार्टर में सीटाडेल की लीडर ग्रेस नादिया और केन से पूछते कि उन दोनों में से सेलेस्ट से जाकर पहले कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसके लिए केन क्लियर कर देता है कि नादिया पहले से ही उसकी दोस्त है और उसकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है, तो केन खुद जाकर उससे इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर सेलेस्ट से सीधा ही उस डिवाइस ओसाकी के बारे में पूछता है कि वो इस समय कहाँ है, क्योंकि अभी तक केन और उसकी आर्मी को वो डिवाइस नहीं मिला है जिसके लिए सेलेस्ट वहाँ पर गई थी। तो सेलेस्ट केन को बताती है वो डिवाइस रिप्लेस कर दिया था और उसके बाद उसने उस डिवाइस को अपने बैग में रखा था, मगर शायद उसे लगता है कि डार्की ने उसके उस बैग से वो डिवाइस निकाल लिया होगा। मगर केन को इस बात पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उन दोनों की फाइट में केन को शायद ही ऐसा टाइम मिला हो कि जब उसने उसके बैग से वो डिवाइस निकाला हो। और इसी कारण से केन अब सेलेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा शक करने लगा है और इसी बात से सेलेस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और नादिया भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। और इसी के बाद अब केन सेलेस्ट को उसकी पूरी स्टोरी बताता है जिसमें वो उन लोगों ने पता लगा लिया कि उसका एक भाई है जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और शायद उसने उस कर्जे को मिटाने के लिए उस डिवाइस को ब्लैक मार्केट करके बेच दिया है। और इसी के बाद सेलेस्ट से सच निकलवाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसमें वो एक वीडियो दिखाता है और इस समय केन का एक भेजा हुआ आदमी सेलेस्ट के भाई के ऊपर गन पॉइंट कर खड़ा हुआ है। केन सेलेस्ट को धमकी देते हुए ये बात बोलता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसके एक ऑर्डर पर उसके भाई को गोली मार दी जाएगी, जिस चीज से सेलेस्ट काफी ज्यादा डर जाती है। मगर अब ये चीज देखकर नादिया जल्दी से अंदर आती है और केन को ये सब करने से रोक देती है। अब नादिया के रोकने के बाद केन भी काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इस डर से अभी कुछ ही सेकंडों में सेलेस्ट सब कुछ सच सच बता देती, मगर नादिया ने ये सब करने से रोक दिया। मगर अब जब नादिया वहाँ से चली जाती है, केन और उनका टेक्निकल एक्सपर्ट कार्टर और साथ में उनकी बॉस ग्रेस होती है, तो दोबारा से केन उन सबको विश्वास दिलाता है कि उसको
100% पता है कि सेलेस्ट ने ही उस डिवाइस को गायब और शायद अब वो सिटाडेल के साथ गद्दारी कर रही है और इसी कारण से अब सिटाडेल को सेलेस्ट से काफी ज्यादा खतरा है। और अगर उन लोगों ने अब सेलेस्ट को यहाँ से जाने दिया तो कुछ ही टाइम बाद मेडिकोर के जासूस किसी भी तरह से सेलेस्ट को ढूंढ ही लेंगे और वो लोग सेलेस्ट की मदद से सिटाडेल के अंदर की काफी सारी बातें पता लगा लेंगे। मतलब अब वो सिटाडेल के लिए भी खतरा बन गई। तो अब केन साफ साफ बोलता है कि उन लोगों को सेलेस्ट के ऊपर बैकस्टॉप प्रोग्राम रन करना चाहिए जिससे उसकी सारी मेमोरीज चली जाएंगी। और ये समय वो था जब सिटाडेल ने अभी अभी इस टेक्नोलॉजी को खोजा था। अभी तक इन लोगों ने किसी के भी ऊपर ये टेक्नोलॉजी रन भी नहीं करी थी। अब इसी के बाद केन सीधा जाकर बर्नार्ड से मिलता है और वो उसे भी यही सारी बातें बताता है, जिसके लिए वो बर्नार्ड को भी एग्री करने की कोशिश करता है कि उन लोगों को सेलेस्ट की मेमोरी पूरी तरह से मिटा देनी चाहिए। पर बर्नार्ड फिर से केन को इस बात के लिए वार्न करता है कि अगर उन लोगों ने मेमोरीज को इरेज किया तो उन लोगों के पास केवल एक ट्यूब होगी जिसकी मदद से वो लोग दोबारा से उसकी मेमोरी रिस्टोर कर सकते हैं। मगर केन बर्नार्ड को ये बात बोलता है कि उन लोगों को उसकी वो ट्यूब भी तोड़ देनी चाहिए और उसकी मेमोरी वापस लाने के कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहिए। और अब जब बर्नार्ड का सबसे काबिल जासूस उससे ये सब बोलता है तो बर्नार्ड भी इसके लिए मान जाता है। इस बारे में इन 3-4 लोगों को छोड़कर किसी को भी इस बारे में नहीं पता होगा, यहाँ तक कि नादिया और सेलेस्ट को भी। तो फाइनली अब वो लोग सेलेस्ट को झूठ बोलकर उसके ऊपर वो प्रोग्राम रन कर देते हैं, जिसके बाद सेलेस्ट की पूरी मेमोरी चली जाती है और वो लोग उसकी आइडेंटिटी बदलकर उसको सेफ रखने के लिए किसी दूर जगह पर भेज देते हैं। मगर इन नादिया को सेलेस्ट के बारे में ये बताता है कि उन लोगों ने उसको सेफ रखने के लिए यहाँ से किसी अंडरग्राउंड जगह पर भेज दिया जहाँ वो सेफ रहेगी और मेडिकोर के जासूस उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और केन की ये बात सुनकर नादिया भी काफी खुश होती है क्योंकि सेलेस्ट उसकी काफी अच्छी दोस्त है और भले ही वो उससे दूर चली गई मगर वो सेफ रहेगी। इस बात से नादिया काफी खुश। टाइम बाद कार्टर दोबारा से आकर केन से मिलता है और अब वो उसे बोलता है कि जिस दिन उसकी भेजी हुई आर्मी सेलेस्ट और उस डिवाइस को लेने के लिए मेडिकोर के उस साइट पर गई तो आते वक्त उस आर्मी के लीडर को किसी ने एक मैसेज दिया था जिसमें उसे बताया गया था कि उसको जल्दी से उसके बैग में रखा हुआ वो डिवाइस रिप्लेस करना है। इसका मतलब उस डिवाइस को निकालने का ऑर्डर इन्हीं के हेडक्वार्टर से गया था और वो मैसेज किसी और ने नहीं नादिया ने भेजा। मतलब साफ होता है कि उस डिवाइस को गायब करने का काम नादिया ने किया था और इस बारे में केन पहले से ही जानता था और उसने जानबूझकर नादिया को बचाने के लिए सेलेस्ट के साथ ये सब किया। मतलब साफ है कि नादिया को बचाने के लिए केन ने ये सब किया और असलियत में सेलेस्ट का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उसने अपना काम अच्छी तरह से किया। और अब इसी पॉइंट पर दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर इस समय नादिया और केन दोनों कार्टर के पास खड़े हैं और अब कार्टर ये बात क्लियर कर देता है उन लोगों के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ नादिया के कारण हुआ और सिटाडेल की असली गद्दार नादिया ही है। पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है एपिसोड नंबर 4 के एंडिंग से, जहां पर इस समय केन नादिया अपने एक सिटाडेल के जासूस को बचाने के लिए मेडिकोर की ब्लैक साइट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उनका साथी कार्टर उनको देखकर पहले से भी ज्यादा घबरा जाता है और वो लगातार केवल एक ही बात बोलता है कि नादिया ही गद्दार है जिसने उनके साथ गद्दारी की थी और वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। और कार्टर की इन सभी बातों से अब केन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। पर इसी पॉइंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को 9 साल पीछे स्टोरी में ले जाया जाता है और ये वो टाइम था जब केन ने नादिया की दोस्त सेलेस्ट यादों को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। मगर ये बात अभी भी नादिया को नहीं पता है और साथ में नादिया ने भी केन से वो वाली बात छुपा रखी है कि उसी ने मेडिकोर का वो डिवाइस वहाँ से चोरी किया था। और इन दोनों ने इस समय एक दूसरे से काफी कुछ छुपा रखा है मगर फिर भी ये अभी रिलेशन के अंदर कि केन अब नादिया को काफी ज्यादा सीरियस लेता है और वो अपने इस रिलेशन को बचाना भी चाहता है। और आज नादिया कुछ समय बीतने के बाद अब नादिया केन को ये बात बोलती है कि शायद अब मेडिकोर और एंडर्स का भाई डार्की सेलेस्ट को ढूंढ नहीं रहा है तो उन लोगों को दोबारा से सेलेस्ट को सेफ हाउस से वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए केन नादिया को ये बोलकर मना कर देता है कि उन लोगों को प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी सेलेस्ट को नहीं बुलाना चाहिए और उसकी सेफ्टी के लिए अभी भी उसको अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए। तो इसी के बाद केन और नादिया दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। वो यहाँ पर भी एक साथ अपने किसी मिशन के लिए ही आए हैं और जिस समय वो दोनों अपने इस मिशन को लेकर के आपस में बात कर रहे होते हैं तभी केन नादिया को एक रिंग देता है। पहले तो नादिया को ये रिंग देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो रिंग बर्नार्ड ने उनके इस मिशन के लिए दी होगी ताकि वो अपना एक्ट अच्छी तरह से कर पाए। लेकिन बाद में केन ये क्लियर कर देता है कि ये रिंग केन नादिया के लिए ही लेकर आया। केन अब नादिया को लेकर काफी सीरियस हो चुका है और अब वो नादिया से शादी भी करना चाहता है। इसके लिए उसने ही रिंग नादिया को दी है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में एंडर्स अब बर्नार्ड की बातों में पूरी तरह से फंस चुका है और अब वो पूरी तरह से बर्नार्ड के कंट्रोल में आकर अपने पुराने प्यार ब्रियल से मिलने के लिए बर्नार्ड की रस्सी खोलने ही वाला
वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से डालिया आर्चर आकर एंडर्स को सीधा ही गोली मार देती है, जिस कारण से वहीं पर एंडर्स की मौत हो जाती है। और अब बर्नार्ड यहाँ से बचने का ये मौका फेल हो जाता है। डालिया आर्चर को बर्नार्ड की इस हरकत से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं बर्नार्ड कितना तेज आदमी है। मगर अब बर्नार्ड और डालिया आर्चर की बातों से एक इंसान के बारे में पता चलता है जिसका नाम थॉमस था, और शायद ये थॉमस पहले डालिया आर्चर का या तो बॉयफ्रेंड या तो हस्बैंड रहा होगा। अब उस इंसान की मौत हो चुकी है, और जब बर्नार्ड डालिया आर्चर को ये बात बोलता है कि अगर आज थॉमस जिंदा होता तो वो डालिया आर्चर की ये हरकत देखकर काफी ज्यादा दुखी होता। पर ये बात सुनते ही डालिया बर्नार्ड के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो बदले में उसे ये बात बोलती है कि अगर थॉमस जिंदा होता तो वो उसके इस काम से और ज्यादा खुश होता। थॉमस का भी उसी की तरह यही मकसद था कि सभी न्यूक्लियर हथियारों को खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। मगर दोस्तों, अब डालिया आर्चर की ये बात सुनकर हम लोगों को भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अब ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों में से गलत या सही कौन है। अगर डालिया आर्चर दुनिया भर के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खत्म करना चाहती है तो शायद वो भी कुछ ठीक ही करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एक स्टोरी में कुछ ही टाइम बाद नादिया के पास एक सीक्रेट मैसेज आता है, जिसकी मदद से नादिया को पता चल जाता है कि उसकी दोस्त सेलेस्ट के ऊपर बैकस्टॉप नाम का प्रोग्राम रन कर दिया गया है और उसकी मेमोरी पूरी तरह से इरेज कर दी गई है। इस बात से नादिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर सीधा ही बर्नार्ड के पास पहुंचती है, और वो बर्नार्ड से केवल एक ही बात पूछती है कि क्या इस बारे में केन को भी पता था। और अब ये क्लियर होने के बाद नादिया दोबारा से जाकर केन से मिलती है, और अब वो सीधा ही केन से उसके बोले गए झूठ के बारे में पूछती है, क्योंकि केन ने नादिया को सेलेस्ट के ऊपर चलाए हुए बैकस्टॉप प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसने उसको ये बोला था कि वो लोग उसकी दोस्त को यहाँ से सेफ रखने के लिए उनकी एक सेफ हाउस में भेज रहे हैं जहाँ वो सेफ रहेगी। और अब जब केन की सच्चाई नादिया के सामने आ चुकी है तो वो भी खुद की सफाई देते हुए नादिया को ये बताता है कि उसने जो भी किया वो सब कुछ उसे बचाने के लिए किया है, क्योंकि वो ये बात पहले ही जान चुका था कि सेलेस्ट के बैग से उस डिवाइस को किसी और ने नहीं, नादिया ने ही निकलवाया था। और अब इस बात को नादिया भी मान लेती है कि उसी ने उसकी बैग से वो डिवाइस निकलवाया था। मगर उस डिवाइस को निकालने का कारण नादिया केवल ये बताती है कि वो ये चाहती थी कि ये डिवाइस काफी खतरनाक है और इस तरह की पावर किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक सिटाडेल के हाथ भी, जिस कारण से उसने उस डिवाइस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और केन को सेलेस्ट के साथ वो सब करने से पहले एक बार उससे बात कर कंफर्म जरूर करना चाहिए था, मगर केन ने अपने डर के कारण कि कहीं नादिया ने सिटाडेल के साथ गद्दारी तो नहीं करी, सिर्फ ये डर सच ना हो जाए, इसलिए उसने नादिया से बात ही नहीं करी। तो अब नादिया केन को सीधा ही सेलेस्ट की मेमोरी दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए बोलती है, मगर केन सेलेस्ट की मेमोरी का बैकअप को भी पूरी तरह से मिटा चुका है, और अब सेलेस्ट की मेमोरी वापस लाने का कोई और तरीका नहीं है। और अब इस बात से नादिया और ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाती है, और अब वो केन की दी हुई वो रिंग केन को वापस करके उसके साथ अपना रिलेशन तोड़ देती है, और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब नादिया को केन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इसी के बाद नादिया जाकर एक राही गंभीर नाम के आदमी से मिलती है, जिससे उसको उसकी एक नई आईडी और एक नया पासपोर्ट मिलता है, क्योंकि अब नादिया इस जगह से दूर जा रही है। और साथ में वो राही गंभीर को ये भी बताती है कि वो अब कुछ ही टाइम बाद सिटाडेल को भी छोड़ देगी। और जिस समय नादिया को उसका पासपोर्ट मिलता है उस टाइम नादिया उस आदमी को भी कुछ देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद नादिया ही असलियत में वो गद्दार है जिसने सिटाडेल के साथ गद्दारी की है। और यही वो पॉइंट है जिस टाइम नादिया ने शायद सिटाडेल की जानकारी लीक करी होगी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कार्टर की बातों से केन काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और साथ में कार्टर एक एक करके नादिया की सारी सच्चाई केन के सामने लाता जा रहा है, जिसमें अब वो ये भी बताता है कि नादिया सिटाडेल के खत्म होने से 1 साल पहले तक गायब, और वो एक आदमी राही गंभीर जो कि आतंकवादी है उससे भी मिली थी, जिसके बाद ही सिटाडेल को मिटा दिया गया। अब इससे पहले नादिया इस बात का कोई जवाब दे उस जगह पर और ज्यादा मेडिकोर के लोग आ जाते हैं, तो वो तीनों ही उस ब्लैक साइड से सबसे पहले बचकर निकलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ डालिया और उसके आदमियों ने अब तक बर्नार्ड की फैमिली को भी ट्रेस कर लिया है, और इस समय उसके आदमियों ने बर्नार्ड की फैमिली जिस जगह पर है उस जगह को अपने एयर बॉम्ब्स की मदद से लॉक कर रखा है। डालिया बर्नार्ड को लास्ट वार्निंग देकर ये बात बोलती है कि अगर उसने अब उसके न्यूक्लियर कोड प्रोग्राम पासवर्ड नहीं ऑन किया तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देकर जगह के साथ साथ उसकी फैमिली को भी उड़वा देगी। और बर्नार्ड भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि डालिया आर्चर उसके साथ मजाक नहीं कर रही है, क्योंकि वो पहले एक साथ काम इसी बात से बर्नार्ड अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉक का पासवर्ड उन लोगों को दे दे। और अब जब डालिया को उसका पासवर्ड मिल जाता है तो वो सीधा ही अपने लोगों को ये ऑर्डर देती है, कल ही अपने प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, और साथ में वो
अब बर्नार्ड को धोखा देते हुए ये भी ऑर्डर दे देती है कि उन बर्नार्ड की फैमिली की उस जगह को भी उड़ा देना है। अब डालिया आर्चर का ये धोखा देख बर्नार्ड उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर डालिया आर्चर उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ बर्नार्ड की फैमिली को भी उनके सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से पता चल जाता है कि किस तरफ फाइटर जेट्स बढ़ रहे हैं। तो तुरंत ही बर्नार्ड की वाइफ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को, जिसमें केन की वाइफ और बेटी भी है, उन वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ दोबारा से अब डालिया आर्चर को ये पता चलता है कि कार्टर को उनकी ब्लैक साइड पर आकर केन और नादिया बचाकर लेकर चले गए हैं। अब ये बात सुनकर डालिया सीधे ही एंडरसन के हमशक्ल भाई डेरिक को फोन मिलाती है और अब वो उसको ये ऑर्डर देती है कि उसको अब केन को पकड़ना है, और साथ में वो उसे ये भी बोलती है कि अभी उन्होंने कुछ ही टाइम पहले नादिया और राही गंभीर इंटरसेप्ट की मदद से सुना है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नादिया कोई कीमती चीज राही गंभीर के पास है, तो उसे जल्दी से राही गंभीर से भी वो चीज हासिल करनी है। और एंड में अब जाकर डालिया डार्विक उसके भाई की मौत के बारे में बताती है, मगर वो इस बारे में डार्विक को झूठ बोलती है कि बर्नार्ड ने खुद को छुड़ाकर उसके भाई एंड्रिक को जान से मार दिया और अब उसका भाई बर्नार्ड की वजह से मर गया है। इस बात से डार्विक काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब वो इस मिशन को अपने भाई का बदला लेने के लिए पूरा करेगा। यहाँ दूसरी तरफ उस ब्लैक साइड से भागते हुए केन और कार्टर अब दोनों ही नादिया के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो उससे लगातार सच निकलवाने के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं। और अब दोबारा से कार्टर नादिया से यही सवाल करता है कि वो राही गंभीर जो कि एक टेररिस्ट है, उसके साथ वो 1 साल तक क्या कर रही। अब नादिया जब सब कुछ सच बताती है तो ये एक काफी बड़ा सस्पेंस खुलता है, क्योंकि नादिया ने जिस आदमी के साथ हाथ मिलाया था राही गंभीर, वो कोई और नहीं उसके डैड है। और 1 साल से नादिया इसलिए गायब क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी का बाप कोई और नहीं केन है। मगर उस समय के हालात ऐसे थे कि नादिया केन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी और इस कारण से उसने अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए उन सबसे ये बात छुपाई। और जब उसकी बेटी पैदा हुई उसी के 6 महीने बाद दोबारा से उसके पास उनकी बॉस ग्रेस का एक मैसेज आता है जिसमें उसे दोबारा से एक मिशन के लिए बुलाया जाता है। और अब जब नादिया उस मिशन के लिए निकल रही होती है तो वो अपनी बेटी को अपने डैड के भरोसे छोड़कर और ये सोचकर निकलती है कि अब वो केन को सब कुछ सच सच बता देगी और साथ में जा। और अब आज 8 साल हो चुके हैं उसे उसकी बेटी से मिले हुए, क्योंकि उनके लास्ट मिशन में ही उसकी मेमोरी को क्लियर कर दिया गया था। यहाँ दूसरी तरफ अब डालिया आर्चर जाकर सीधा अपने बॉस से मिलती है, मतलब दुनिया की उन सबसे 8 अमीर फैमिलियों में से एक जिसने मेडिकोर को बनाया है। और आज ये फैमिली भी डालिया आर्चर के इस काम से काफी खुश है कि उन लोगों ने सीटाडेल के उस प्रोग्राम को ओपन कर दिया जिसकी मदद से वो लोग दुनिया भर के सब न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड को एक्सेस कर सकते। मगर उसी टाइम डालिया आर्चर से ये भी पता चलता है कि इन लोगों को अभी भी केन की जरूरत है, क्योंकि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से चलाने के लिए केन की भी जरूरत पड़ेगी। इसी के लिए डालिया आर्चर को जब से पता चला है कि केन अभी भी जिंदा है, तभी से उसने अपने सभी लोगों को केन को जिंदा पकड़ने के ही ऑर्डर दे रखे हैं। यहाँ अब जब नादिया ने सब कुछ सच बता दिया तो अब केन और कार्टर को देखकर भी ऐसा लगता है उन लोगों को भी शायद अब नादिया पर थोड़ा भरोसा हो गया। और केन तो नादिया की इस बात से पूरी तरह से शांत हो गया है कि उन दोनों की एक बच्ची भी है। मगर इससे पहले इन लोगों की बात आगे बढ़ती तभी वहाँ पर 4 गाड़ियाँ आती हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों उन गाड़ियों पर गन पॉइंट कर देते हैं। और अब इन गाड़ियों में से भी जो लोग निकलते हैं उन सबके पास भी गन होती है। उन्हीं में से उनका एक लीडर बाहर आकर केन को एक वायरलेस देकर बात करने के लिए बोलता है। और जब केन उस पर बात करता है तो दूसरी तरफ कोई और नहीं डालिया आर्चर होती है। मतलब ये सभी लोग डालिया आर्चर के हैं और उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर दोबारा से इन सबको ढूंढ लिया। और अब डालिया आर्चर केन क्लियर बोलती है उसकी जरूरत है, क्योंकि उसे ओशियन के अंदर एक सबमरीन में रखे हुए कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब उन्हें एक्सेस करना है जो उसकी मदद से हो सकते हैं। अब भले ही केन ये नहीं जानता है कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि ये औरत जो भी बोल रही है वो एकदम गलत बोल रही है। केन के सामने खड़ा हुआ वो आदमी अब उन सबको वो ब्रेसलेट दिखाता है जो नादिया ने 8 साल पहले जाते समय अपनी बेटी के हाथ में पहनाया था। इसका मतलब अब डालिया आर्चर के लोगों ने नादिया और केन की बेटी को भी किडनैप कर लिया है। इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है एपिसोड नंबर 5 की एंडिंग से ही, जहाँ पर केन, नादिया और कार्टर डालिया आर्चर के लोगों ने दोबारा से ढूंढ लिया है। और साथ में अब डालिया आर्चर ने केन और नादिया की बेटी को भी बंदी बना लिया है। और अब उसी के हवाले से डालिया आर्चर केन और नादिया को अपना मिशन करने के लिए ब्लैकमेल भी कर रही है। और ना चाहते हुए केन और नादिया को उसके इस मिशन के लिए मानना पड़ा कि डालिया आर्चर रसिया की एक ऑटोमेटिक सबमरीन जो इस समय समुद्र के अंदर है, उसके अंदर लगी 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स कोड चाहिए
चाहिए और उस सबमरीन केवल केन ही अपनी बायोमेट्रिक्स की मदद से खोल सकता है। और अब अपनी बेटी के कारण ये लोग भी ये करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद डालिया आर्चर के वो लोग इन तीनों को लेकर निकल जाते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। और इसी पॉइंट पर ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दोबारा से 8 साल पीछे ले जाया जाता है, जिस समय सिटाडेल ने अपना एक मिशन पूरा किया था जिसका नाम रेड सेल। और असलियत में ये वही मिशन जिसमें सिटाडेल ने उस रशियन ऑटोमेटिक सबमरीन को हैक करा था। और इस मिशन को अंजाम देने से पहले जिस समय सिटाडेल की वो टीम जिसमें केन होता है वो लोग इस मिशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय ग्रेस ये चीज साफ साफ नोटिस कर ले कि जब से नादिया गई है तब से ही केन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और उसके दिमाग में 24 घंटे केवल नादिया ही चल रही है। इसी हाल में केन को इस मिशन को पूरा करने के लिए भी जाना है जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और मिशन से पहले ही वो ग्रेस से ये बात पता लगाने की कोशिश करता है कि इस समय नादिया कहाँ है, मगर इस समय ग्रेस को भी ये बात नहीं पता होती है कि नादिया कहाँ पर। तो ग्रेस उसको इस मिशन पर ध्यान देने के लिए बोलती है और साथ में वो नादिया को भूलने की बात भी बोल देती है। अब अपने प्लान के हिसाब से सिटाडेल अपने प्लेन से समुद्र की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सबमरीन कुछ समय के लिए पानी से बाहर आता। और जैसे ही वो सबमरीन दोबारा से पानी से बाहर आता तो केन तुरंत ही अपने प्लेन से पैराशूट की मदद से उस सबमरीन के ऊपर कूदता है और वो उस सबमरीन को ओपन करने वाले लॉक के ऊपर अपनी एक चिप लगा देता है, जिस चिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है। उसके बाद सिटाडेल का कोई भी जासूस उस सबमरीन एंट्री वाले गेट कोई भी सिटाडेल का जासूस अपने बायोमेट्रिक से खोल सकता है। लेकिन केन अब वो चिप लगाने के बाद एकदम से ही अपना वायरलेस का कनेक्शन हेडक्वार्टर से कुछ सेकंडों के लिए काट देता है और इस समय के बीच में अपने साथ लाई एक और चिप उस जगह पर लगा देता है। और कनेक्शन कट होने के कारण सिटाडेल के हेडक्वार्टर में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलता है कि केन ने उनकी चिप के साथ साथ अपनी भी एक चिप वहाँ पर लगा दी है। और ये दूसरी चिप का काम ये है अब इस सबमरीन को केवल केन ही अपने बायोमेट्रिक से ओपन कर सकता और दूसरा कोई भी सिटाडेल का जासूस ये चीज नहीं कर सकता। अब मिशन पूरा होने के कुछ ही टाइम बाद जब ग्रेस अपनी टीम से उस सबमरीन को हैक करने के लिए बोलती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद ही वो ये बात समझ जाती है कि केन वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर आया है। और अब केन भी ग्रेस को ये बात सच सच बता देता है कि उसने वहाँ पर उनकी दी हुई चिप को ओवरलोड करते हुए अपना एक चिप लगा दिया है और अब उस सबमरीन को उसके अलावा और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। और ये सब केन ने केवल नादिया के लिए किया है क्योंकि वो अभी भी ग्रेस से यही पता लगाने की कोशिश करता है कि नादिया इस समय कहाँ है और उसको ऐसा ही शक है कि शायद सिटाडेल ने जानबूझकर नादिया को छिपाया है। और इस पॉइंट ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि केन अब पूरी तरह से नादिया को लेकर पागल हो चुका है और वो किसी भी कीमत पर नादिया से दोबारा मिलना चाहता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम केन नादिया और कार्टर को लेकर मेडिकोर के वो लोग साइट तक पहुँचते हैं जहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन खड़ा होता है जिसके अंदर पहले से ही मेडिकोर के कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिसमें एंडर्स का भाई डार्विक भी होता है क्योंकि ये मिशन पूरा करने के लिए इन तीनों के साथ मेडिकोर के ये लोग भी जाएंगे। अब इसी जगह पर केन को इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है क्योंकि केन ही वो एक लौता इंसान है जो उस सबमरीन को अपने बायोमेट्रिक्स की मदद से ओपन कर सकता है। और यहाँ पर केन को पता चलता है कि वो सबमरीन कुछ समय के लिए केवल पानी से बाहर आता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्हें अपना ये काम करना है। अब कुछ ही समय बाद वो उस प्लेन से ओशियन की उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सबमरीन अब कुछ ही टाइम बाद पानी से बाहर आने वाला है। और सही टाइमिंग के हिसाब से केन दोबारा से उस प्लेन से कूदता। अब उस सबमरीन केन के साथ खोलने के लिए एंडर्स का भाई डार्की केन के साथ ही पैराशूट लेकर उस सबमरीन के ऊपर कूदता है और सब कुछ एकदम परफेक्टली होता है, जिसमें केन उस लॉक की मदद से अपने बायोमेट्रिक्स सबमरीन का डोर ओपन कर देता है। अब ऐसा होते ही डार्विक केन को उस सबमरीन से पानी में गिराने की कोशिश करता है, मगर केन अपने पैराशूट की मदद तक जाता है। और जब ये सारी चीजें ऊपर प्लेन में बैठी नादिया और कार्टर देखते हैं तो नादिया भी नीचे जाने के लिए रेडी हो जाती है। और जब उसे ये करने से मेडिकोर के वो लोग रोकते हैं तो अब नादिया उन पर अटैक कर उन सभी को जान से मार देती है और अब वो खुद भी पैराशूट की मदद से नीचे पानी में सबमरीन में जाने के लिए तैयार होने लगती है। इधर नीचे सबमरीन के अंदर अब डार्विक पहुंच जाता है जहाँ वो वहाँ के सभी सिस्टमों को एक्सेस करके उस सबमरीन में लगी 5 न्यूक्लियर मिसाइलों को सेट करके उनका टाइमर ऑन कर देता है। और अब डार्विक सीधा ही डालिया आर्चर को दोबारा से कॉल करता है और अब जो डार्विक डालिया आर्चर को बोलता है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला होता है क्योंकि डार्विक ने सबमरीन के सभी न्यूक्लियर रॉकेट्स को जिस जगह पर लॉन्च होने के लिए टारगेट किया है वो सभी जगह वो है जहाँ पर मेडिकोर वो 5 फैमिलियर है जिन्होंने मेडिकोर को बनाया है, वही मेडिकोर को कंट्रोल भी कर। और ये सब डार्विक ने इसलिए किया है क्योंकि वो जानता है उसके भाई को डालिया आर्चर नहीं मारा है। लेकिन अब जब डालिया आर्चर उससे ये पूछती है कि वो उसके बदले क्या चाहता है तो डार्विक उसे बोलता है कि वो चाहता है कि उसको वो लोग मेडिकोर का मेंबर बना दे और अगर उन लोगों ने ये नहीं किया तो वो मेडिकोर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अब डार्विक की ये बात सुनकर डालिया आर्चर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब वो डार्विक को बताती है उसके लोगों ने उस सबमरीन पूरी तरह से हैक कर रखा है और अब वो उस सबमरीन को सीधा ही समुद्र की गहराई के अंदर लेकर जाएगी जहाँ पर वो सभी न्यूक्लियर मिसाइल फटेंगी और उस मिसाइल के साथ उसकी भी मौत हो। और इसी के बाद डालिया आर्चर फोन काट देती है। डार्विक का प्लान पूरी तरह से फेल
फेल हो जाता है। पर अब तक केन भी अपने आप को बाहर से बचाकर सबमरीन के अंदर आ जाता है और उसके साथ साथ नादिया सबमरीन के अंदर आकर डार्विक के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। अब कार्टर नादिया को ये बात बताता है कि उसको सबमरीन में लगी हुई उन न्यूक्लियर मिसाइलों को रोकने के लिए उस रूम तक जाना होगा जहाँ पर वो मिसाइलें लगी हुई हैं और उनके अंदर से वो सभी कोड्स निकालने होंगे। मगर उस रूम के अंदर जाने की कंडीशन ये है, उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है और अगर उस रूम के अंदर उससे कम टेम्परेचर वाली कोई भी चीज गई तो रसियन को ये बात पता चल जाएगी। इसके लिए नादिया अपने साथ लाया हुआ एक केमिकल अपनी बॉडी के अंदर डालती है जिसकी मदद से उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाएगा और इसी बीच जल्दी से उसे उस रूम में जाकर उन 5 न्यूक्लियर मिसाइलों में से वो कोड निकालना है। तो नादिया ऐसा ही करती है और वो टेम्परेचर गिराने वाला इंजेक्शन लेकर सीधा ही उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ वो एक एक कर उन न्यूक्लियर मिसाइलों में से उनके वो कोड निकालना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बाहर अब डार्विक दोबारा से होश में आ जाता है और उसको रोकने के लिए केन उस पर गन पॉइंट कर वहीं पर खड़ा होता है। मगर डार्विक ये बात अच्छे से जानता है कि इस इंसान के बस की ये बात नहीं है। तो वो सीधा ही केन के ऊपर अटैक करके उसे पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर नादिया की बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है जिस कारण से उसके शरीर पर इसका काफी साइड इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है। मगर नादिया दोबारा से हिम्मत कर वो लास्ट बची हुई मिसाइल में से भी उसका कोड निकाल देती है, इस कारण से वो मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही रुक जाती हैं। मगर साथ में नादिया भी हालत बुरी होने के कारण जमीन पे गिर जाती है। दूसरी तरफ बाहर अब केन जिस समय डार्विक से बुरी तरह से पिट रहा होता है उस समय कार्टर केन को वायरलेस की मदद से ये बात समझाता है कि भले ही उसकी मेमोरी चली गई लेकिन फिर भी उसकी बॉडी फाइट करना अच्छी तरह से जानती है और वो उसे हिम्मत दिलाकर फाइट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम केन को फर्स्ट एपिसोड के बाद अब जाकर फाइट करते हुए देख जिसमें वो आराम से डार्विक को मार देता है। इसके बाद केन सीधा ही नादिया के पास पहुंचकर उसे एक दूसरा इंजेक्शन लगाता है जिसकी मदद से नादिया के शरीर का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो दोनों ही अपना मिशन पूरा कर वहाँ से उन न्यूक्लियर मिसाइल्स के कोड लेकर निकल जाता है। अब डालिया आर्चर के हिसाब उन लोगों को ये कोड जाकर मेडिकोर की 8 फैमिलियों में से एक फैमिली को जाकर देना है और उसी जगह पर उसको उसकी बेटी दे दी जाएगी। अब ये तीनों पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को इन न्यूक्लियर कोड्स सौंपना है। अगर यहाँ पर कार्टर पहले ही उस जगह पर जाकर छुप जाता है और वो अपनी गन पॉइंट की मदद से उन लोगों को बैकअप देता है। अब कुछ ही टाइम बाद वो लोग केन और नादिया के पास उस कोड को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पर कोड देने से पहले केन और नादिया उससे उसकी बेटी के बारे में तो वो लोग नादिया को उसकी बेटी दूसरी तरफ ही छत के ऊपर अपने एक आदमी के साथ दिखाते हैं और उस आदमी ने नादिया की बेटी को छत के ऊपर लटका कर रखा होता है नादिया और केन को डराने के लिए, कहीं ये दोनों कोई चाल ना चल। मगर कार्टर जब ये सब देखता है वो अपना निशाना सीधा ही उस आदमी के ऊपर लगाता है जिसने नादिया की बेटी को पकड़ रखा होता है। अब उस आदमी के मरते ही यहाँ पर केन और नादिया भी मेडिकोर के उन सभी लोगों को गोली मार देते हैं। मगर वो फैमिली मेंबर खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है बिना नुकसान। नादिया को उसकी बेटी मिल जाती है। दूसरी तरफ अब जब डालिया आर्चर ये सब पता चलता है अब वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब जैसे ही 8 फैमिलियों को ये बात पता चलेगी वो डालिया आर्चर को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो अब इस सब से बचने के लिए डालिया आर्चर एक खेल करती है इसमें वो अपनी उस पूरी जगह को ही उड़ा देती है जहाँ पर वो रह रही हो और ये सब वो इसलिए करती है ताकि वो फैमिली मेंबर्स की आंखों में धूल झोंक कर ये साबित कर सके कि उस घर के साथ साथ वो भी मर चुकी है। मतलब अब डालिया आर्चर खुद भी मेडिकोर की आंखों में धोखा देकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अब नादिया, केन और कार्टर अपनी उस बच्ची को लेकर सीधा ही सीटाडेल के उस पुराने हेडक्वार्टर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से पहले उनकी एजेंसी चला करती। यहाँ का नजारा ये बता रहा होता है कि मेडिकोर सीटाडेल को कितनी बुरी तरह से खत्म किया था और इसी जगह पर केन से उसकी वाइफ एबी और साथ में उसकी बेटी भी मिलती है कि बर्नार्ड की वाइफ इन दोनों को बचाकर इसी जगह पर लेकर आ गई। और अब यहाँ पर केन की वाइफ एबी केन से आकर मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो। मगर अब कार्टर और नादिया सेलेस्ट को देखकर काफी हैरान रह जाते और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे बन गए। मगर नादिया और कार्टर दोनों एबी को ये बात नहीं बताते कि वो पहले कौन थी और उसके साथ केन ने क्या किया था। अब कार्टर दोबारा से केन को एक और लिक्विड दिखाता है और ये लिक्विड केन की मेमोरी का बैकअप होता है क्योंकि कार्टर ने केन की मेमोरीज का एक और बैकअप लेकर रख रखा था और अगर अब केन ये इंजेक्शन दोबारा से ले ले तो उसकी मेमोरी वापस आ जाएंगी। तो केन भी इस बात के लिए मान जाता है और वो जल्दी से उस इंजेक्शन को ले लेता है और अब इंजेक्शन लेते के साथ ही पूरी मेमोरी वापस आने के बाद केन वहाँ से काफी ज्यादा घबराकर दूर चला जाता है और अब दोबारा से वेब सीरीज पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर हम देख जिस समय नादिया केन और सीटाडेल को छोड़कर वहाँ से दूर चली गई और केन बुरी तरह से इस सब को लेकर पागल हो गया। उसी टाइम केन जाकर डालिया आर्चर से मिलता है और वो वहाँ पर और वो डालिया आर्चर इस चीज की मदद लेता है कि वो उस नादिया को ढूंढने में मदद करे। उस समय डालिया आर्चर भी एम्बेसडर होने के साथ साथ मेडिकोर को भी चला रही है और वो नादिया अपनी मेडिकोर की मदद से आसानी से ढूंढ सकती है। इस बात के लिए डालिया आर्चर बिना किसी कंडीशन के हाँ कर देती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डालिया आर्चर और कोई नहीं केन की मॉम है और ये अब सबसे बड़ा सरप्राइज होता है इस वेब सीरीज का। और अब साथ में आज डालिया आर्चर अपने बेटे
केन को ये भी बताती है उसके डैड थॉमस की मौत किसी और ने नहीं, सीटाडेल ने ही करी। उस समय हुआ ये था कि सीटाडेल ने एक आतंकवादी को मारने के लिए एक बिल्डिंग के ऊपर एयर बॉम्ब्स छोड़े, मगर बाद में पता चला कि उन लोगों के कोऑर्डिनेट्स गलत और वो सभी एयर बॉम्ब जाकर दूसरी बिल्डिंग पर लगे, जिसमें कम से कम 130 लोग मरे थे और उन्हीं में से एक उसका डैड थॉमस भी था। मगर इस बात को सीटाडेल ने काफी आसानी से छुपा दिया और उस चीज को एक दुर्घटना बनाकर दुनिया के आगे पेश किया गया। और अगर वो चाहे तो वो सीटाडेल से अपने डैड की मौत का बदला ले सकता है, जिसके लिए उसे केवल सीटाडेल डिटेल लाकर उसे देनी होगी, जिसके बाद सीटाडेल के ऊपर केस करेगी और उनको सजा दिलाई। और ये कर ही केन अपने डैड की मौत का बदला ले सकता है। केन ने उस समय की सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें वो नादिया को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है, और अब जब उसको ये बात पता चलती है तो वो अपनी मॉम सीटाडेल सारी खुफिया डिटेल लाकर दे देता है। और इसका मतलब सीटाडेल का वो गद्दार जिसको लेकर शुरू से ही नादिया के ऊपर शक किया जा रहा था, वो कोई और नहीं केन है। और अब जब डालिया आर्चर के हाथों सीटाडेल की वो सारी इन्फॉर्मेशन लग जाती तो वो सीधे ही मेडिकोर वो सारी डिटेल देकर कुछ ही समय के अंदर सीटाडेल को पूरी तरह से खत्म करवा देती है। और ये सब कुछ जो भी हुआ वो सब केवल केन की वजह से हुआ। और अब प्रेजेंट टाइम केन से आकर सबसे पहले उसकी वाइफ एबी मिलती है, और सब कुछ होने के बाद ये बात अब केवल केन जानता है, उसी ने सीटाडेल को खत्म करवाया है और ये बात और कोई भी नहीं जानता। और अब इसी पॉइंट सीटाडेल का सीजन 1 खत्म हो जाता है काफी सारे सस्पेंसों के साथ।